हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर नंबर 5 आज अपन पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं उसका अपन कल मैंने क्वेश्चन कराया था थर्ड और फोर्थ मैंने होमवर्क में दिया था। फोर्थ सेम एज इट इज था, है ना। फोर्थ में खाली क्या करना था, एन की वैल्यू अपने को ज्ञात निकालनी थी, है ना। उसमें ए एन दे रखा था 0, तो वो फाइनल में आपने वो फॉर्मूला लगाया होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसमें ए एन दे रखा था, ए भी दे रखा था और एन माइनस वन इंटू डी जो भी था वो अपने को निकालना था। निकल गया था, ठीक है। एन निकालना था मतलब, ठीक, निकल गया होगा। तो वो थोड़ी सी हिंट में दे देता हूँ उसकी एक बार। क्या देगा, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म और ए बी आर 4 एंड माइनस 8, मतलब A3 और A9, है ना। तो A3 कितना दे रखा था 4 और ये -8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पकड़ो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और इसका बनेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, 8 में माइनस का 8 है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, समझ मेरी बात, ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो कैसे भी करो हो ही जाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब था, सेम एज इट इज वो था, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा थर्ड अपन ने किया था। देखो यहाँ पे क्या, इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट। मतलब ये बड़ी टर्म है ये, है ना। तो इसको लेना है सबसे पहले, a प्लस A9 है तो कितना हो जाएगा 8d इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 8 में से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 6d, प्लस का है माइनस का प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। ये माइनस हो गया, माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 12। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आएगा d, ठीक है। फिर d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी रखो तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर a है और अपने पास क्या है, d है। देन an कितना दे रखा था 0, है ना। कौन सा पद शून्य होगा, है ना। 0 टर्म अपने को फाइंड करनी थी, है ना। कौन सी टर्म 0 होगी, तो इसमें कौन सी पूछे तब n निकालना है, और पूछे ये वाला पद दे रखा है इतना है तो आगे के पद कितने होंगे तब अपने को an निकालना है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, समझ में आई बात। तो हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल इसी, करके देखोगे तो हो जाएगा, नहीं करके देखोगे तो नहीं होगा। उसके लिए करने बैठना पड़ेगा घर पे क्वेश्चन को, है ना। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड 7 टर्म इज 12, देन 5 टर्म देन फाइंड एपी। मतलब क्या कह रहा है कि एक एपी है जिसमें तीसरा पद क्या दे रखा है 16, मतलब थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16। तो ए सबसे पहले लिखना है अपने को, गिवन दैट A3 इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये सब इक्वेशन नंबर 1। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी ये n है, पहले कल भी बताया था, है ना। ये an लिखते हैं तो n कितना दे रखा, A3 इज इक्वल टू 16। तो जो भी फॉर्मूला रखेंगे उसमें n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ये पूरा an नहीं है, ध्यान रखना, खास सिर्फ n है 3, समझ में आई बात। मैंने कल बोला था कि जो भी अपने को टर्म दे रखे उससे एक माइनस करके ये वाला फॉर्मूला बना देना सीधा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है मतलब A3 दे रखा है तो ये 2D आएगा, a प्लस 2D इक्वल टू
16। अब नेक्स्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 7 टर्म इज 12 मोर देन 5, मतलब जो 7 टर्म है वो 5 से मोर देन 5, 12 मोर देन 5 10, मतलब जो 7 टर्म है वो 5 टर्म से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी, मतलब हिंदी में बोला जाए तो 5वां पद 7वें पद से 12 बड़ा है। समझ में आई बात, यही नहीं 7वां पद 5वें पद से 12 बड़ा, मतलब देखो क्या लिख रखा है, 7 टर्म इज 12 मोर देन 15, है ना, मतलब देखो 7 टर्म मोर देन 12 है ना, 7 टर्म मोर देन 12 देन 5 टर्म, मतलब 7वां यानी A7 A5 से 12 अधिक है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, देखो A7 इज मोर देन 12 5, है ना, तो मतलब A7 इज A5 माइनस 12, है ना। हिंदी में देखो, हिंदी में समझो, समझना मतलब 7वां पद जो 5वें से कितना अधिक है, 12, तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। समझ में आई बात, इसलिए ये फॉर्म बनेगी। अब क्या करना है, इसको ओपन कर दो, A7 A5, तो ये A+6D बनेगा और ये A+4D बनेगा। देखो कैसे बनेगा, A+6D माइनस A+4D इज इक्वल टू 12। समझ में आई बात, ऐसे ही होगा। माइनस, हाँ राइट, A7 A5 इज इक्वल टू 12, है ना। A+7 माइनस 1 इंटू D माइनस A+5 माइनस 1 इंटू D। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, A+6D माइनस A+4D। अब ब्रैकेट ओपन होगा, A+6D माइनस A-4D इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, माइनस क्या होगा, देखो यह माइनस है, ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट, तो ब्रैकेट अपन ने ओपन किया तो जो प्लस का 4D था वो किस में चेंज हो गया, माइनस के 4D में चेंज हो गया, है ना। ब्रैकेट जब ओपन होता है तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो प्लस का है माइनस का है, कैंसल, बचा क्या, 6D माइनस इक्वल टू 12, 6D माइनस 4D कितना बचा, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। समझ में आई बात, D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब जो D की वैल्यू वो किस में रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देना कि D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात, फिर अपने को क्या करना है, AP फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो D की वैल्यू अपन, D से A कैसे निकलेगा, D की वैल्यू जो है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में रखो। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A+2D इज इक्वल टू 16, A
प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 16, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ए इक्वल, अब देखो 12 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 12, ए इज इक्वल टू 4। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो नॉर्मल जनरल जो एडिशन मतलब सम और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिविडेशन मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग है। समझ में आई? बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि ये जो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, समझने वाली बात है ना। छोटे बच्चे तो हो नहीं जो बार बार बताना पड़े। समझ में आई बात? तो बिल्कुल अब अपने पास देखो ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? एपी निकालनी है। तो पता है एपी कैसे निकलती है? देखो फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना 4, A2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, ए कितना है 4, डी कितना है 6, कितना आ गया 10, A3 कितना निकलेगा a प्लस 2d, a कितना है 4, 2 इंटू डी कितना है 6 है ना। तो 4 प्लस 12 कितना आ जाएगा 16, और A4 निकलना है a प्लस 3d, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 प्लस इक्वल टू 22। तो AP अपने पास क्या आई? AP इज इक्वल टू 4, 10, 16 एंड 22। समझ में आई बात? इस प्रकार से अपने को AP निकालनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था फिर से समझ लो कि थर्ड टर्म ऑन AP इज 16। सबसे पहले थर्ड टर्म इज ऑन AP इन कितनी है 16। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। फिर क्या पूछा है कि ए टर्म जो A7 है वो मोर देन 12 है, किससे? A5 से, ठीक है। तो इसलिए माइनस क्या, क्योंकि A7 जो 12 मोर देन A5 मतलब A7 12 अधिक है A5 से। समझ में आई बात? तो अपन ने इसको फाइंड किया a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी है, तो नॉर्मल चलता है a प्लस, मैंने पहले ही कहा है, तो A7 देगा तो A6d बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि A7 जो है वो n की वैल्यू है। समझ में आई बात? ना कि n है, कुछ भी नहीं, n है बस, बाकी ना a अपने पास है ना d अपने पास है। तो इससे अपने पास क्या आ गया? d आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। फिर d की वैल्यू किस में रखी? इक्वेशन नंबर 1 में, तो a की वैल्यू आ गई। फिर a से अपने को a भी आ गया, d भी आ गया, फिर अपने n निकाल ही सकते हैं, AP निकाल ही सकते हैं। तो इससे अपन ने AP निकाल दी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और क्या है। देखो थोड़ा हिंट दूंगा अब करने सब तुमको ही है। 6 क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इन डिविजिबल बाय 7, मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड होती है ना। तो अपने को निकालना, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि होता क्या है। है ना, मतलब 3 डिजिट की ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 7, है ना। मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 3 से भाज्य होती है, मतलब 3 का उसमें डिवाइड जाता हो। तो आपने को पता होना चाहिए 3 डिजिट की जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होकर 999, ठीक है। उसके आगे 4 डिजिट आ जाता है और 100 से नीचे 2 डिजिट आ जाता है। अब इसमें से अपने को फाइंड आउट करना है कि जो 7 से डिवाइडेड कौन कौन सी डिजिट है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन इसमें, देखो सबसे पहली जो 3 डिजिट
3 नंबर डिजिट है वो 105। फिर अगर इसमें अगर एक और जोड़ना है तो इसमें 7 प्लस ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, इसमें 1112 हो जाएगा भाई। 105 में 7 और जोड़ दो तो कितना होता है 112। 112 में 7 और जोड़ दो कितना होता है 112, 119। लास्ट डिजिट कौन सी है 994, 994 राइट। देखो ये अपने पास एपी आ गया, अपने को इस एपी का यूज करना है। इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो खाली नंबर स्टार्ट हो रहा था 100 से और जा रहा लास्ट कहाँ तक है 999। मेन एपी है इस एपी में हमने को क्या फाइंड करना है कि जो मतलब 3 जो 7 से जो डिवाइड होने वाले जो नंबर है वो कितने हैं। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो सबसे पहले देखो गिवन दैट ए कितना दे रखा है 105, डी कितना दे रखा है 7 हो जाएगा क्योंकि सब में 7 का डिफरेंस है, तो भी कर दो A2 माइनस A1 तो 112 माइनस 7। और दे क्या रखा है AN दे रखा है, कितना दे रखा है 994। और अपने को फाइंड क्या करना है N। देखो ये लास्ट दे रखा है, इसकी लास्ट डिजिट है ये, है ना, इस सीरीज की लास्ट डिजिट है। इसके आगे 7 से डिवाइड होने वाली 3 नंबर डिजिट कोई नहीं है, समझ में आई बात। इसके आगे फिर 7 से डिवाइड होने वाली डिजिट कौन सी है 1001, ठीक है। तो ये 4 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है, इसलिए अपने को लास्ट टर्म अपने पास ये है ना, ना कि नंबर ऑफ टर्म ऑफ नंबर है, यानी n पद नहीं है ये, दिस इज ए लास्ट टर्म है ना, मतलब nवा an है ये, ना कि n है, ठीक है। तो अब वही प्रोसेस करना है, अपने को फॉर्मूला रखना है और सीधे से क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 105 प्लस n तो है ही नहीं, 1 माइनस 1 इंटू कितना है 7 है, ठीक है। 994 इसको इधर ट्रांसफर करो, माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, इसको माइनस करो कितना आएगा 14 में से 5 जाएगा कितना आएगा 9, 8 यहाँ पे 8 हो गया, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 आता है ना। सब्ट्रैक्ट तो क्या भूल गए, बाकी मतलब सब्ट्रैक्ट यानी बाकी है ना, भूलना मत। इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 किस में है इंटू में है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड भाग में आ जाएगा। इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 से 100% डिवाइडेड हो रहा है, कितना आएगा 127 इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल टू 128। n आ गया अपने पास, मतलब 3 डिजिट नंबर ऑफ कितने डिवाइड होने किस नंबर कितने हैं 128, मतलब 3 डिजिट के जो नंबर है वो 128 से जो 7 से डिवाइड होते हैं, है ना। मतलब 128 संख्या ऐसी है जो 3 का भाग उनमें पूरा जाता है 3 संख्या की, है ना। ऐसे तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 3 डिजिट नंबर की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइडेड होती है। तो कितनी संख्या डिवाइडेड होती है 128, ठीक है। ऐसा कुछ भी पूछ ले, 4 डिजिट पूछ ले, यहाँ पे भले कितनी भी डिजिट पूछ ले, 2 पूछ ले, तो अपने को ऐसे पहले सीरीज बनानी पड़ेगी, फिर सीरीज में देखना पड़ेगा कौन कौन सी डिजिट है, कौन सी डिजिट से में इसका पूरा डिवाइडेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, बिल्कुल ईजी है। इसमें जो एपी है वो अपोजिट दे रखी है,
नहीं, ये तो बिल्कुल इजी है। 6 खाली 11th टर्म अपने को ज्ञात फाइंड करनी है ना, मतलब इसमें एन अपने को निकालना है ना। ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, सीधी से वैल्यू पुट करनी है एक सूत्र से फॉर्मूले में और उसको सोल्व करना है। लास्ट 8 है जो फाइंड द 12 टर्म फाउंड फॉर्म लास्ट, है ना, मतलब एपी दे रखी है 1 4 7 8 88, लास्ट से अपने को कौन सा टर्म ज्ञात करना है 12, तो एपी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट कैसे, 88 से स्टार्ट हो जाएगी, तो चेंज कुछ बात नहीं, 88 84 80 88 84 फिर 80 ऐसे होगा, है ना, तो वही होगा लास्ट है। जैसे एपी ये दे रखी है, क्या दे रखी है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, 1 4 7 10 डैश डैश 88, मतलब अपने को क्या ज्ञात करना, फ्रॉम लास्ट एपी, है ना, फ्रॉम लास्ट और एपी, लास्ट से अपने को 12 नंबर का 12 पर ज्ञात करना। तो एपी लास्ट से स्टार्ट करो तो 88 84 80 डैश 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 1, अब इसको यूज में लेना है ना, तो डी कितना निकल जाएगा, ए तो है 88, डी आ जाएगा -4 गया -3, तो मुझे क्या थी 85 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 81, समझ में ही बात, जो भी डी आवे उससे अपने को सोल्व करना है, समझ में ही बात, तो उससे अपने को 12 पद निकल जाएगा। ये नहीं होगा फिर मैं आपको फिर से आगे बता दूंगा, समझ में आई बात, मतलब इसमें भी अपने को एन निकालना है, ठीक है ना। और क्या दे रखा, बस इतना ही दे रखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। देयर आर 6 टर्म इन एपी इफ रिप्रेजेंट इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 7 and 25 एंड फाइंड 32, तो ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, डी निकालना है ना, तो डी आ जाएगा, फिर डी से A2 निकालना है, वो भी निकल जाएगा। ए तो 7 दे ही रखा है और 32 दे रखा है और डी अपने को अभी निकाला, मतलब नहीं, एक बार कोशिश करने की, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो एक विशेष बात मेरे को बतानी है कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग वीडियो देख रहे हैं बराबर, प्रॉपर लोग सब लोग देख रहे हैं ना, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं, ओनली वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसको लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे आगे शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। आगे अपन नेक्स्ट कल की क्लास में अटेंड करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम प्रोनाउंस के पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। फिर हमने सेंटेंस देखे थे सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आज हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है, ही, शी, इट, दे और नेम, इनको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। तो इनके सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो वही होगा। तो अब मैं एक सिंपल सा एक आपको फॉर्मेट बता रही हूं जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन है उसके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं है।
सॉरी, कोई चेंज नहीं है। अब ये क्या चीज बन गई? एक वर्ड सन। आपको याद रखने में कितना इजी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम आगे लिख देते हैं उसको पूरा। सब्जेक्ट ये है हमारा ऑब्जेक्ट और यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो आपको ये सब कुछ याद रखने की बहुत टिपिकल जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सन फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट और यहां पर नो चेंज। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो की तरह बताया था कि हम किस तरह से इसमें चेंज, किस किस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है, थर्ड पर्सन में जैसे मैंने बताया कि नो चेंज, तो हम इसके एग्जांपल्स भी कुछ देख लेते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन in reported speech. RS reported speech, RV reporting verb. रिपोर्टेड स्पीच बार बार बता रही हूं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से पहले का जो सेंटेंस होता है वो होता है। अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सुरेश said, comma, inverted comma, he is a clerk. ओके, अब ये जो है हमारा थर्ड पर्सन है, राइट। तो अब हमें इसमें चेंज कुछ नहीं करना, हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब यहां पर इज है तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा सुरेश said that he was a clerk. क्लियर? एक और सेंटेंस से हम देख लेते हैं। I said, comma, inverted comma, she is not a good player. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेम यहां पर थर्ड पर्सन है, हम इसका ही टेंस चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। He said that, I said that she was not a good player. कंप्लीट, यहां पर हमारे थ्री पर्सन कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई वी आते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट, दे, नेम आते हैं वो किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उनके सेंटेंस में जो बेसिक हम टेंस के चेंजेस करते हैं वही, उनके प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। आपके पास अगर ग्रामर की बुक होगी तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक वर्ड का चार्ट दे रखा है जिसके अंदर हम कुछ वर्ड्स को कुछ वर्ड्स में चेंज करते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? अब आप लिखिए द वर्ड्स दैट इंडिकेटिंग नियरनेस और टाइम। ऐसे वर्ड जो टाइम और नियरनेस को बताते हैं, स्थान स्थिति को बताते हैं, आर चेंज्ड
into words expressing distance एक तरह से अपोजिट थिंग हो जाएगी। अब मैं बता देती हूं आपको, यहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगो को हम बिफोर में चेंज कर देते हैं, कम को गो में। ये आपके पास नहीं हो तो आप इसको यहां पे नोट डाउन करते जाएं। हैंस को हैंस में, हाइदर को थाइदर में, हेयर को दैर में, जस्ट को दैन में, नाउ को भी देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो टुमारो को द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। द फॉलोइंग डे में, फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। उसके बाद आता है यस्टरडे। यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस और द डे बिफोर में। द प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले का, द प्रीवियस और द डे बिफोर यानी कि आज के दिन के पहले का दिन, यानी कल, बीता हुआ कल। अब अगर आ गया लास्ट नाइट, या फिर वीक, या फिर ईयर और मंथ, ये सारे जैसे ही आएंगे इनके आगे लग जाएगा वर्ड प्रीवियस। प्रीवियस आगे लास्ट नाइट हो, मंथ हो, ईयर हो या वीक हो, जो भी आगे आया है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड से एक दो और बता देती हूं। द डे बिफोर यस्टरडे, ये वर्ड क्या हुआ बताओ? द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। एक आने वाले कल का कल जो होता है हम क्या कहते हैं कि परसों, ठीक है, एक बीता हुआ परसों होता है, तो ये मतलब है द बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे इसको कहते हैं 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। और द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो।
in 2 days time. ये आपके नॉलेज के लिए मैंने पूरा चार्ट बना के दिया आपको, ताकि आप कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक चार्ट आपको बना दिया है। गो को बिफोर में, कम गो में, हेंस टेंस में, हाइदर थाइदर में, हेयर देयर में, जस्ट देन में, नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, दस शो में, टुनाइट दैट नाइट में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, or the following day, yesterday the previous day, the day before, last night, week, year, month को previous, last night, week, month, year में बदलते हैं। the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days time। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ sentences। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब यहां पे देखिए बहुत चेंजेस करने हमको। He said to them, I will leave you now। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, वो कहाँ कहाँ करने हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो he said to चेंज हो जाएगा he told में, he told them। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके फर्स्ट पर्सन भी हैं, यहाँ पे आपके सेकंड पर्सन भी है, और यहां पर आपके टाइम भी है। ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन, अब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके अकॉर्डिंग। हमें जो टेंस का चेंज है वो तो करना ही है। ठीक है। अब ही टोल्ड देम, आई किस में चेंज होगा? ही। विल का क्या हो जाएगा? वुड। लीव का लीव ही रहेगा। यू किस में चेंज होगा? देम में। और नाउ किस में चेंज होगा? देन में। देखिए कितना चेंज हुआ, कितने सारे अकॉर्डिंग्स चेंज किए हमने फर्स्ट पर्सन भी देखा, सेकंड पर्सन भी था, हमारा टाइम भी था, और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ। यानी कि ये सारे चेंजेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। He said to me, comma, inverted comma, I shall see you tomorrow। फिर से वही बात, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, शैल है और टुमारो है। इसको भी हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ही टोल्ड मी दैट, यहां पर दैट रह गया था, है ना, लिख दिया मैंने। he told them that he would leave them। या अब वापस हम नीचे सेंटेंस पे आ जाते हैं। he told me that, अब आई हमें बनाना है he से, you बनाना है me से, राइट। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? he would see me tomorrow। किस में चेंज होगा? that डे में। क्लियर। अब हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि ये हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो है द टीचर said, comma, inverted comma,
I feel weak today. The teacher said that. अब यहां पर टीचर है, टीचर में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो द टीचर सेड दैट हम ही मान के चलते हैं, ही ये फर्स्ट पर्सन है, हम इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, ही फेल्ट वीक दैट डे। टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे में। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूं। ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। अब देखिए, मैंने तो ये कहा था कि दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, राइट? अब यहां पे दिस जो ये वर्ड है, ये किसी प्लेस के लिए इंडिकेटेड है, किसी टाइम के लिए इंडिकेटेड नहीं है, इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट दिस वॉज हिज हाउस। क्लियर? तो आज हमने एक चार्ट देखा जिसमें हमने टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम चेंज करते हैं वर्ड को, वो देखा हमने थर्ड पर्सन पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ प्रेजेंट होंगे, तब तक आप इनके सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य विचार में वाक्य शुद्धिकरण का भाग 1 बनाया था, जिसमें 5 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में देखा था। इसके बाद आज लिंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, उसमें वाक्य शुद्धिकरण में इनका वाक्य को शुद्ध में इनकी क्या आवश्यकता है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों का कहीं न कहीं वाक्य विचार में अति आवश्यक अंग है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है कि हम या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हम भेद नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो सीधा है, आपको पहले ही बताया है कि अच्छा अच्छी का ट्रिक भी है, जिसमें आप लिंग संबंधी अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं ना। तो यहाँ वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप होना चाहिए। तो संज्ञा और सर्वनाम के अनुरूप वाक्य में हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। मीरा वक्त कवि थी। अब मीरा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और वक्त कवित्री थी या कवि थी। अब कवि क्योंकि पुल्लिंग के साथ हमेशा कवि लगता है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ हमेशा कवियत्री शब्द लगाया जाता है। फिर देखें तो विद्वान लगता है पुरुषों के साथ और महिला और स्त्रियों के साथ लगता है विदुषी। तो इस प्रकार हमें वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियां उनसे बचना चाहिए। मीरा वक्त कवि थी, मीरा वक्त कवयित्री थी। यहाँ कवयित्री में मात्राओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर बार कहीं न कहीं अशुद्धियां हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। शब्द संबंधी अशुद्धियों को दूर करते हुए वाक्य में सुधार करना चाहिए। सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी है। अब सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी की जगह क्या, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है। ठीक है। महादेव वर्मा विद्वान कवि थी। महादेव वर्मा स्त्रीलिंग शब्द है, कवि नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाए, महादेव वर्मा विद्वान की जगह विदुषी और कवि की जगह कवयित्री थी।
सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो यही बुद्धिमान बालिका की जगह क्या हो जाएगा, बुद्धिमती बालिका हो जाएगा। ठीक है, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। फिर आगे देखें वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि में भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता है कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कहाँ पर एक वचन होना चाहिए, कहाँ पर बहुवचन होना चाहिए, है ना। संस्कृत की बात भी एक वचन द्विवचन इस प्रकार नहीं है, यहाँ एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। कुछ शब्द एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं और कुछ बहुवचन में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अशुद्ध वाक्य में आंसू से मेरे कपड़े बिक गए। अब आंसू से कपड़े नहीं बिकते, आंसुओं से मेरे कपड़े बिक गए। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं। अब गीता के उपदेश नहीं, गीता में उपदेश कर्मण्यवाधिकारस्ते है ना, तो यहाँ जो उपदेश दिया गया है, अब यहाँ पर गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, ये ध्यान रखना है। अपने अपने घरों में ताला लगा दो। अपने अपने घरों में, सबके घरों शब्द जो है अपना बहुवचन है, लेकिन हमें एक वचन का प्रयोग करना है, घरों में नहीं होगा। अपने अपने घर में ताला लगा दो। उसका प्राण उड़ गया। अब उसका प्राण उड़ता नहीं है, प्राण क्या होता है, निकलता है। उसका, उसके प्राण निकल के, उसका नहीं आएगा, उसकी जगह उसके प्राण निकल गए शब्द का प्रयोग होगा। आगे कारक संबंधी भी। अब कारक हमने अध्ययन किया था, जिनका विभक्ति सहित लिखना और वाक्य संबंध स्थापित करने वाले जो है उन्हें कारक कहते हैं। तो कारक और उसके चिन्ह भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य में दोषपूर्ण बना देता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा और शुद्ध वाक्य क्या होगा, कारक संबंधी, वह आम को खा रहा है। अब वहां पर वह आम को खा रहा है, तो यहाँ सीधा अशुद्ध वाक्य को हट जाएगा, कर्ता ने कर्म नहीं आएगा, को हट जाएगा, वह आम खा रहा है, सामान्य वाक्य हो जाए शुद्ध वाक्य। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। अब मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने जो शब्द है सर्वनाम संबंधी वो हट जाएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। अब पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। कुएं पर कौन गिर गया है, कुएं पर नहीं गिरता, कुएं में है ना, अंदर कुएं में कौन गिर गया है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, है ना। फिर कुछ क्रम भंग संबंधी आता है। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि का होता है कि जो क्रम जहां पर होना चाहिए, जैसे हम कर्ता, कर्म और क्रिया का सही प्रयोग करते तभी सार्थक वाक्य बनता है। अगर कर्ता, कर्म और क्रिया का सार्थक प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य में अशुद्धि आ जाती। उसी प्रकार क्रम भंग संबंधी भी अशुद्धियों से बचना चाहिए। तो वाक्य रचना में शब्दों का निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में उन्हें वाक्य का स्थान देना होता है। ऐसा न करना है, वाक्य में अशुद्धि आती है। अशुद्ध वाक्य बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। अब बच्चे को प्लेट में रखना है या फल को प्लेट में रखना है, ये हमें समझना है। तो बच्चे को नहीं है, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को फल पहले आएगा क्योंकि हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों के साथ ही बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, तो यहाँ सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का जो दूध होता है वह शुद्ध होता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिर आगे वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखें। वर्तनी संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष आ जाता है। जैसे वर्तनी संबंधी में देखें, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। यहाँ वाल्मीकि जो शब्द है वह अशुद्ध दिया गया है। वाल्मीकि वास्तविकता में ऐसा शब्द होता है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। अब उज्जवल की बात करें, उज्जवल इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, उज्जवल इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी। इसके बाद आगे बढ़े अपन। अब मुहावरे संबंधी, तो मुहावरे संबंधी, मुहावरों का भी वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। वाक्य में अशुद्धि आना मुहावरे संबंधी भी अशुद्धि होती है। जैसे देखें, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। अब देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते, सही वाक्य क्या था, देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे, है ना। वह तो कोल्हू की गाय है। अब वास्तविकता मुहावरा क्या है, कोल्हू का बैल होना, वह कोल्हू का बैल है। वह बचपन से ही दूसरों की कान पकड़ने मांगे। कान पकड़ना नहीं होता है, कान कतरना अर्थात काटना हमारा मुहावरा है, कान कतरना, है ना। इस प्रकार इनके मुहावरे संबंधी अशुद्धियों से बचना चाहिए।
फिर संयोजक शब्द अर्थात जोड़ने वाले शब्द। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमने देखा जो संयोजक शब्द हैं उनका भी उचित प्रयोग वाक्य में आवश्यक है। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। अब जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, यह पाओगे शब्द अपने आप में अशुद्ध है। उसकी जगह कैसा आएगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि, लेकिन या तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यदि राम मेहनत करता उसको सफलता मिलती। यदि राम मेहनत करता तो उसे सफलता मिलती। या तो जो संयुक्त वाक्य में अपने मिश्र वाक्य में देखते हैं तो यहाँ पर जो संयोजक शब्द है तो का प्रयोग आवश्यक है, न कि यहाँ करता तो उसको शब्द हट जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण कुछ वाक्य हैं, देखिए अशुद्ध वाक्य, उनका शुद्ध वाक्य किए हुए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। फिर इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दे। अब सौभाग्यवती कौन होती है और सौभाग्यकांक्षिणी कौन होती है ये ध्यान रखें। देखो सौभाग्यवती होती है कोई महिला जो विवाहित है, वो होगी सौभाग्यवती, है ना। और यहाँ पर कन्या शब्द है, कन्या अपने आप में अविवाहित है, इसलिए सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का प्रयोग हमें करना है। आगे देखें दीपावली के उत्सव पर आना। तो दीपावली के उत्सव पर आना, दीपावली उत्सव नहीं होता है जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये उत्सव है, लेकिन दीपावली अपने आप में क्या है, त्योहार, है ना। तो हमें दीपावली के त्योहार पर आना। त्योहार शब्द आएगा सप्रमाण से उत्तर दीजिए। यहाँ पर सप्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण सहित और फिर सही, दो बार आ गया, इसलिए या तो प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, या फिर सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी सही है दोनों वाक्यों में। कृपया गंदगी मत कीजिए। आपने देखा होगा कहीं न कहीं सड़कों पर आसपास के जो जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर लिखा होता है कि कृपया गंदगी मत कीजिए। ऐसा नहीं होता, कृपया गंदगी न करें, ऐसा इस प्रकार का सुझाव होता है। तो वे पुराने कपड़े के व्यापारी, अब पुराने कपड़े के व्यापारी अर्थात कपड़ा, पुराना कपड़ा बेचते, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, वे कपड़े के पुराने व्यापारी अर्थात 10 से 20 साल पहले के ही उनका कार्य कपड़ों का चल रहा है, कपड़े के पुराने। अब माँ दही जमा रही, अब यहाँ दही तो जमता है, यहाँ क्या जमेगा, दूध जमेगा, तो माँ दूध जमा रही। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, फल कल खरीदे, तो यहाँ पर फल शब्द पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो फल कल खरीदे थे, या फिर जिस माली ने कल माला दी थी वो अच्छी थी, तो जिस माली ने, है ना, तो वहां पर जिसका प्रयोग, तो जो का प्रयोग हमें वाक्यों के संयोजन में प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी वाक्य में शुद्ध किया जाता है। राधा बुद्धिमान बालिका, तो बुद्धिमान का पहले ही आपको बताया, बुद्धिमान का बुद्धिमती होगा, स्त्रीलिंग है, बुद्धिमती बालिका है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, यहाँ शीतल शब्द अपने आप में कई स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ये ध्यान रखना है। शीतल गन्ने के ठंडे पदार्थ, पेय पदार्थ की बात की गई है, तो यहाँ गन्ने का शीतल रस पीजिए। कुछ वाक्य हैं जिन्हें स्वयं हल करने का प्रयास करना है। 4 बजने को 10 मिनट हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। यहाँ पठित लोग रहते हैं। मरीज को समय पर दवा देना चाहिए। बालक फल और दूध पीकर सो गया। एक पानी का गिलास दीजिए। और शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ये लास्ट का वाक्य बता देता हूँ। शिकारी ने उस पर, यहाँ आप देखना है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्या होगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह, है ना, पर वह बच निकला। इस प्रकार अपने वाक्य शुद्धिकरण संबंधी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का पूरा संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। Good morning, students. We now again resume with our class, and most probably this is almost today will be the completion of the class, and in the next class I will ask you to write the question answers in your notebook, and that will be provided in my next class. Okay, so for today let's start now.
Yesterday we had learnt about 12 5-year plans, and after that 5-year plan, 12th 5-year plan, what happened? Now you can see there is a word Niti Aayog. Aayog means commission, or you can say planning commission, but it was just a change in name. Niti Aayog or National Institution for Transforming India was formed by the Central Cabinet of Ministers through an oath on 1st January 2015. कौन है उसके प्रेसिडेंट? एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन, वो उसके अध्यक्ष है. डॉक्टर राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन, एंड अमिताभ कांत इज द CEO ऑफ नीति आयोग. फुल फॉर्म ऑफ CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, सारे जितने भी मुख्यमंत्री राज्यों के, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग. जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ उसी तरह का कुछ है ये. नीति आयोग फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, लंबी अवधि के कार्यक्रम और नीतियां बनाने का काम करते हैं ये. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, और उसको तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलता है. इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक, एक ऐसा टैंक जहाँ पे विचारों की भरमार है. किसी भी चीज़ को आपको तर्क वितर्क करना हो, तो विचार करना हो, तो वो मिल सकता है. फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनी न्यू प्लान, ये लोग पहले उसके ऊपर विचार विमर्श कर लेते हैं. अंडर इट्स एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट, अब इनका जो विकास का जो एजेंडा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसकंटिन्यूड द प्लानिंग कमीशन. उन्होंने प्लानिंग कमीशन जो हो गया था उसको बंद कर दिया है, और उसकी जगह किसका नया रूप ले लिया है? फॉर्म्ड द नीति आयोग. क्या बना दिया? नीति आयोग. दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है. नीति आयोग इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टेट्स. सारे ही राज्यों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जहाँ पर वो आगे आ जाते हैं टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स फॉर नेशनल वेलफेयर. नेशनल वेलफेयर के लिए सारे आकर के मिलकर के काम करते हैं. दिस गिव्स प्रमोशन टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अब इससे क्या होता है? सहकारी जो गणतंत्र बनते हैं हम लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर इट इज़ लाइक दैट, सपोज देर आर 5 people and in that 4 are young and 1 is old, but with the help of the strength of that 4 people, that old person can also stand up on his own or walk with the help और यूज़ देयर स्ट्रेंथ. उनकी ताकत इस्तेमाल करके वो ओल्ड जो है वो अपने ऐसे काम कर सकता है दैट प्रीवियसली ही वॉज अनेबल टू परफॉर्म ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज बॉडी. देर आर 2 points इन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग. क्या चीज़ें हैं ये देखिए. वन इज़ द टीम इंडिया हब एंड अनदर इज़ द नॉलेज एंड इनोवेशन हब. एक टीम इंडिया हब है, हब मीन्स केंद्र है, और दूसरा वो हब है जहाँ से नॉलेज एंड इनोवेशन, नए आविष्कारों को गति दी जाती है. अब टीम इंडिया क्या करती है? टीम इंडिया हब परफॉर्म्स द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग द स्टेट्स फ्रॉम विद द सेंट्रल. राज्य सरकारों को केंद्र से जोड़ती है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ अनदर पार्टी एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ अनदर पार्टी. आप राजस्थान में देख लीजिए, एट प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट इज रूलिंग राजस्थान वाइल इन सेंटर इट्स बीजेपी. तो ऐसे दोनों के अंदर इम्पैरिटी या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस वजह से ही है इट वर्क्स एज अ हब, एक ऐसी पिन जैसा काम करता है जो 2 सिरों को जोड़ता है. वाइल नॉलेज एंड इनोवेशन हब परफॉर्म्स द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग को पहले बता दिया कि ये एक थिंक टैंक है, तो पहले क्या करना है, उसके पहले वो विचार करने के लिए ये नॉलेज और इनोवेशन, नई नई तकनीकों को कैसे ईजाद करना या इनोवेट करना, उसका ध्यान रखता है. सो नीति आयोग इज अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मेशन बेस्ड ऑन
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम एक ऐसा गणतंत्र है जिसके अंदर एक दूसरे का सहयोग कर करके अपना भी विकास होगा और दूसरों का भी विकास होगा। नाउ दिस आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिकॉल। इसको हम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट में देखें तो what is national income? National income refers to the sum total of income earned as a result of a contribution of all the existing resources in the process of production in a financial year of a country. Then what is GDP? ये याद रखना है, ये बहुत important है। The sum total of monetary value of all the final goods and services in a financial year in the country is known as gross domestic product, GDP. पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेटेड? एवरेज के जैसे, बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय द पॉपुलेशन रिसाइडिंग देयर, ठीक है। देन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO परफॉर्म्स द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। उसके बाद में आपको बता दिया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स तो क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको बोलते हैं। देन प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग बदलना उसको, प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी, टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर एंड एसोसिएटेड विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। फिर नेशनल ग्रोथ किसको कहते हैं? राइज इन नेशनल और पर कैपिटा इनकम एंड इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अलावा इसका एक एसेंशियल पार्ट है ग्रोथ, बट डेवलपमेंट इज अनदर थिंग to rising national or per capita income along with the favorable change in economic structure, institutional structure, technique and social outlook। ये हो जाता है आपका economic planning, the science of achieving the target fixed in economy by optimum utilization of available resources is referred as economic planning। Up to now 5 plans have been implemented or been formed। Planning Commission was replaced by Niti Aayog on 1st January 2015। So these are some important topics of this lesson. Now we will do one thing that in our next class or maybe when this class will be delivered, I will be giving you a PDF of question answers so that you can perform the question answers. After this completion of lesson, we are moving forward towards the new one. Until then, you do just revise this lesson fully, whatever points I have taught you. And if you have any queries, just contact me. Till then, goodbye. गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। पहले तो हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, जो भी पार्ट का हेडिंग से देख लेते हैं। अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757। 1206 दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। उससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 1192। 1191 में जीते हैं पृथ्वीराज चौहान और 92 में मोहम्मद गोरी। उसके बाद उसका गुलाम कह सकते हैं, सेनापति था, गुलामी था उसका, सेनापति था। उसने दिल्ली सल्तनत पर शासक, दिल्ली का जो राज्य था उस पर शासक किया और एक नई वंश शुरू किया, जिस वंश का नाम था यामिनी इल्बरी या गुलाम वंश, जिसको कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक राज्यारोहण शासक किया था। उसका राज्यारोहण हुआ था 1206 में। अब इसमें अंडरलाइन करते जाएंगे, किताब अपने पास में रखेंगे। पहला कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसका काल था 1206 से 1210 ईस्वी तक। राज्यारोहण हुआ था 1206। एक एक लाइन पे, एक एक पॉइंट पे याद करते रहना। जैसे दिल्ली सल्तनत,
यामिनी इल्बरी या गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुन ऐबक ने करी थी। कब करी? 1206 ईस्वी में। उसका राजरोहण भी उसी समय हुआ था। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। घोड़े पर खेल के, अब आज भी खेलते हैं, पोलो खेलते हैं, उसमें गिरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बस याद ये रखना है, कुतुबुन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी। यामिनी इल्बरी गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। राजधानी थी लाहौर। ठीक है। फिर कुतुब मीनार का निर्माण अगर कहें शुरू किसने किया था? कुतुबुन ऐबक ने, इसलिए कुतुब मीनार कहा जाता है। जिसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है। फिर है अगला शासक है इल्तुतमिश। पूरा आया ही नहीं, एक मिनट। ज़्यादा कुछ नहीं है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ठीक है। उसकी बेटी थी, उसका पुत्र नहीं था, उसका दामाद था, वो शासक बना था। साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगम रनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज़ खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। फिर है रजिया सुल्तान, जिसका नाम सभी ने सुना ही होगा। 1236 से 1240 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री, इसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी और कट्टरवादी तुर्की अमेरिकन ने रजिया का विरोध किया था। कारण ये था कि कोई भी शासक के मरने के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता है, या उसका जो भी समधी या उसके जो चाचा है उसके पुत्र है, या किसी मतलब पुरुष ही राजा होना चाहिए था। परंतु इसने एक महिला को राजा घोषित किया था, जिससे दूसरे जो इसके मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वो सभी नाराज थे। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा, कोट, कुल्हा, टोपी पहनने लगी। अगर प्रश्न आ जाए पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी भारत की, तो रजिया सुल्तान, 1236 ईस्वी। अब यहाँ दो शब्द यहाँ आए हैं। पुरुषों के समान कुबा, यानी कि कुबा शब्द आ जाता है क्या है? कोट। कुबा क्या है? कोट। और दूसरा शब्द है कुल्हा, टोपी। ये अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूब अबिसिनिया निवासी को अमीर खबूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया। उससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह के शांत करने के अभियान में याकूब की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया के अल्तुनिया विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला। 1240 से 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 1246 महमूद शाह, 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। ठीक है। अब है बलबन 1265 से 1296, जो हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे।